पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ही नहीं, उनके जूनियर राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की भी मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी गई। यही नहीं बल्कि नितिन गडकरी से लघु उद्योग मंत्रालय भी छीन लिया गया। अब इसी एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लाखों छोटे कारोबारियों और फैक्ट्री चलाने वालों को ही कोरोना की मार सबसे ज्यादा झेलनी पड़ी थी। यानी इस सेक्टर में भी बढ़िया काम हो सकता था, नहीं हुआ, और इसलिए गडकरी जी से यह मंत्रालय छीन लिया गया। अब इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह स्वीकार लिया है कि कोरोना काल में उनसे और उनकी सरकार से बहुत गलतियां हुई। लेकिन आज मैं बात करूंगा मंत्रिमंडल विस्तार की और उससे जुड़ी कुछ खास बातों की। 36 नए मंत्रियों ने शपथ ली और 7 मंत्रियों का एलिवेशन हुआ, प्रमोशन हुआ, यानी कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली। गुजरात से ही मोदी के करीबी मनसुख मंडाविया, जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर राज्य मंत्री थे, उनको प्रमोशन देकर स्वास्थ्य मंत्रालय भी सौंप दिया गया। अब 21 की जगह 30 कैबिनेट रैंक के मंत्री हो गए हैं और जूनियर मिनिस्टर अब 23 से बढ़कर 45 हो गए हैं। 78 मंत्रियों वाले ये जंबो मंत्रिमंडल बन चुका है। इस तरह से मोदी जी ने कंट्रोल शिफ्ट डिलीट का बटन दबाया और फिर रीसेट का बटन दबा दिया। यानी बाहर से आपको ये एक नया मंत्रिमंडल लगेगा, लेकिन याद रखिएगा मोदी जी वहीं बने हुए हैं। सेंट्रल विस्टा में उनका नया ऑफिस बन रहा है। याद रखिएगा पिछले 7 सालों में भी हर मंत्रालय को मोदी जी ने ही हाँका है, उनकी मन की बात ही चली है। मोदी जी वहीं हैं, बस वो अपनी टीम के चेहरे बदल रहे हैं। फर्क ये होगा कि अब ये नई टीम मोदी जी के मन की बात को जमीन पर उतारेगी। 2-3 खास बातें इस मंत्रिमंडल विस्तार में देखी गई, ये आपको बतानी बहुत जरूरी है। एक तो ये कि परफॉर्मेंस के नजरिए से मोदी ने जहां कई हैवीवेट का पत्ता काटा, वहीं कुछ मंत्रियों का एक तरह से डिमोशन भी हुआ। उन्हें पहले से कम महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपे गए या कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय छीन लिए गए। जैसे स्मृति ईरानी से टेक्सटाइल छीन लिया गया और पीयूष गोयल से रेलवे। दूसरी बात, आने वाले चुनावी राज्यों से ज्यादा मंत्री बनाए गए, खासतौर पर यूपी और कर्नाटक से। तीसरी बात, महत्वपूर्ण विपक्षी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से भी कई मंत्री बनाए गए। यानी विपक्षी ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को भी चारों तरफ से घेरने की तैयारी है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल से मोदी सरकार का परफॉर्मेंस सुधरेगा? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। याद है मोदी जी जब नए नए आए थे 2014 में, तो क्या नारा दिया था? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये अलग बात है कि लिंचिंग, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, पुलवामा अटैक, उड़ी अटैक, कोरोना से मौतें, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, पेट्रोल और डीजल के आसमान छूते दाम, इन सब के बाद तो यही कहा जा सकता है कि इट वॉज नॉट मैक्सिमम गवर्नेंस बट मैक्सिमम मिस गवर्नेंस। अब तो गवर्नमेंट भी मैक्सिमम है, सोचिए गवर्नेंस का क्या आलम होगा। लेकिन अब जंबो मंत्रिमंडल भी है, लेकिन इस जम्बो मंत्रिमंडल में स्मृति ईरानी से टेक्सटाइल मंत्रालय छीनकर उन्हें बाल एवं महिला विकास मंत्रालय दिया गया है। पिछले सालों में उनका परफॉर्मेंस ग्राफ अगर देखें तो असरदार या महत्वपूर्ण मंत्रालयों से उन्हें धीरे धीरे कम महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। एचआरडी मंत्रालय से सूचना प्रसारण मंत्रालय, फिर टेक्सटाइल और अब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बस मंत्रिमंडल से बाहर होते होते बच गई स्मृति जी। दिलचस्प ये रहा कि पीयूष गोयल से रेल मंत्रालय छीन लिया गया है। उन्होंने बहुत सारे ऑक्सीजन टैंकरों वाली स्पेशल ट्रेन चलवाई थी कोरोना काल में, अगर आपको याद हो। उसके बहुत सारे प्रमोशनल वीडियो भी बनवाए थे। मोदी जी के लिए प्रोपेगेंडा करने में ये आगे की पंक्तियों में रहते हैं। इनके पास वाणिज्य और रेल था, लेकिन पीयूष गोयल से रेल छीन लिया गया और मोदी जी ने यह मंत्रालय अश्विनी वैष्णव को दे दिया। बाकी चारों टॉप मंत्रालयों के मंत्री अपनी जगह बरकरार हैं, जबकि देश की आर्थिक स्थिति की डूबती नाव के पतवार जिन्हें थमाई गई थी, उनसे भी इस्तीफे की उम्मीद थी इस देश को। लेकिन लगता है मोदी जी को अब भी अपनी वित्त मंत्री का भविष्य काफी उज्जवल दिखता है।
दिल्ली दंगों से पहले भड़काऊ बयान देने वाले अनुराग ठाकुर की पदोन्नति करके उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय सौंप दिया गया। एक तरह से उनको बिल्कुल फिट मंत्रालय दिया गया। मोदी जी के लिए सेंट्रल विस्ता की तैयारी कर रहे और उनका नाम जपने वाले हरदीप पुरी को भी प्रमोट कर दिया गया है। अब वो तेल मंत्रालय देखेंगे। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पुराने दोस्त स्वर्गीय रामविलास पासवान की यादों को तिलांजलि देते हुए उनके बेटे चिराग पासवान को एक तरह से नहीं लेकर, शामिल नहीं करके कैबिनेट में, एक तरह से वहाँ से भी रिश्ते तोड़ लिए हैं। चिराग उनका हनुमान बनकर घूम रहे थे। चाचा ने पार्टी तोड़ दी तो मोदी जी ने उन चाचा को गले लगा लिया, कैबिनेट मंत्री बना दिया और वो हनुमान पूंछ में आग लगाकर घूम रहे हैं और अपनी किस्मत को रो रहे हैं। मोदी के नए मंत्रिमंडल में यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बंगाल को काफी तरजीह मिली है। इनमें से यूपी और कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने। बंगाल में बीजेपी भले हार गई हो, लेकिन बंगाल को लेकर भी पार्टी अपना किला और मजबूत करने के फिराक में है। बंगाल में बाबुल सुप्रियो जैसे मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया गया, मगर मोदी ने बंगाल से पहली बार चुनकर आए 4 युवा सांसदों को अपनी कैबिनेट में जगह दी है और इनमें से एक निशीथ प्रामाणिक को गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। यानी ममता के गढ़ से केंद्र सरकार का एक होम मिनिस्टर भी होगा, राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर नजर रखने के लिए। उसी तरह बंगाल के नए सांसद जॉन बार्ला को माइनॉरिटी अफेयर्स राज्य मंत्री बनाया गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना से संबंधों में उतार चढ़ाव को देखते हुए मोदी ने शिवसेना के ध्रुव विरोधी और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को कैबिनेट में जगह दी है। यानी जहां जहां भी विपक्षी सरकारें हैं और जो बीजेपी की नजरों में महत्वपूर्ण राज्य हैं, वहां मोदी ने किलेबंदी करने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ा फेरबदल यूपी को लेकर रहा। यूपी से ही 7 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। मोदी मंत्रिमंडल में केवल यूपी से मोदी जी को मिलाकर अब 15 मंत्री हो गए। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी के लिए पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है, जो कि अगले साल वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी में योगी जी की इच्छाओं की अनदेखी नहीं की गई है। यहां एक महत्वपूर्ण बात बतानी जरूरी है। बरेली से 8 बार के बीजेपी सांसद और राज्य मंत्री संतोष गंगवार से इस्तीफा ले लिया गया है। जातीय समीकरणों को देखते हुए बीजेपी की सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जो कुर्मी जाति से आती हैं, जैसे कि संतोष गंगवार। हो सकता है संतोष गंगवार को हटाने का भी वही कारण हो जो प्रकाश जावड़ेकर या डॉक्टर हर्षवर्धन या फिर रविशंकर प्रसाद को हटाने का हो, यानी नॉन परफॉर्मेंस। वो इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ श्रम एवं रोजगार मंत्री थी, लेकिन देश में बढ़ती बेरोजगारी का ठीकरा तो उन पर फोड़ा ही गया। उनको हटाए जाने के कारण लखनऊ में भी ढूंढे जा सकते हैं। यानी संतोष गंगवार के इस्तीफे के कारण योगी और उनकी बिगड़ती केमिस्ट्री में भी दिखाई देंगे। ये वही संतोष गंगवार है जिन्होंने यूपी में कोरोना की दूसरी लहर की तबाही के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर अस्पतालों के मिसमैनेजमेंट और कोरोना मरीजों की अनदेखी के बारे में ध्यान दिलाया था। यानी योगी के प्रशासन पर ही उंगली उठा दी थी। लेकिन बीजेपी ने योगी को ही आगे रखकर आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया है। इसलिए पार्टी में योगी के क्रिटिक्स को दरकिनार करने का यही मौका था, ताकि ये संदेश जाए कि योगी जी की लीडरशिप में सब चंगा सी, इसलिए संतोष गंगवार की मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी गई। उसी तरह कर्नाटक से भी 4 मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। ये सभी मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के करीबी बताए जाते हैं। लिंगायत और वो कलिगा समुदाय दोनों को इस नए कैबिनेट एक्सपेंशन में स्थान दिया गया। यानी बीजेपी का इशारा बिल्कुल साफ है, उसका संदेश साफ है कि येदियुरप्पा के नेतृत्व में उन्हें विश्वास है और उन्हीं की अगुवाई में पार्टी अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। यानी एक तरह से कुछ पुराने साथियों को डंप करके प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिए नई टीम तैयार कर ली है।
एक तरह से ये नई टीम राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तो बनाई गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि अमूमन यही टीम अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी तैयार कर दी गई है। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल से मोदी सरकार का परफॉर्मेंस सुधरेगा? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।